विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है आमाशय में पाचन। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अपनी पाचन की क्रियाविधि का। और आमाशय है वो अपने पाचन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टोमक या आमाशय में पाचन। इससे पहले हमने इससे पिछले वाला वीडियो था उसमें हमने मुख गुहा में पाचन पढ़ा था, माउथ के अंदर पाचन पढ़ा था कि माउथ में बोलस के रूप में भोजन है वो ग्रसनी से होता हुआ भोजन नली में पहुंच जाता है और भोजन नली से फिर है वो आमाशय के अंदर पहुंचाया जाता है। तो हमारा जो भोजन है वो अभी आमाशय तक पहुंच चुका है। तो इस तरह से हमने देखा था कि हमारी श्वास नली और भोजन नली है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो श्वास नली है, इस श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसको हमने एपिग्लोटिस कहा था। ये उपास्थि का बना हुआ, और ये हमारी जो भोजन नली का छिद्र है, भोजन नली। तो जैसे ही भोजन है वो इस लेरिंगोफेरिंग्स में आता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, इसलिए भोजन है वो श्वास नली में नहीं जा पाता है। और ये ढक्कन बंद होने से श्वास नली का छिद्र बंद हो जाएगा और ये भोजन है वो इस छिद्र में से होता हुआ हमारे आमाशय में, यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ जिसको हमने कहा था कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर ये खुल जाएगा और इसके खुलने से ये भोजन है वो हमारे आमाशय में गिरता रहेगा। ये जो भोजन नली है इसमें कर्माकुंचन की गति होती है और उस गति के कारण आसानी से है भोजन है वो आमाशय में पहुंचा दिया जाएगा। तो आज हमें भी आमाशय की क्रियाविधि को पढ़ेंगे। अब हमें ये एक महत्वपूर्ण बात करते हैं कि हमारे आमाशय के अंदर एक HCl बहुत ही तेज प्रकृति का अम्ल होता है जिसकी pH लगभग 1 से 2 होती है। तो इतना तीव्र या सांद्र अम्ल है वो हमारे आमाशय के अंदर भरा हुआ रहता है। तो हम जानते हैं ये इतना तीव्र अम्ल है कि अगर हम इसको बाहरी त्वचा पर डालें तो त्वचा जल जाती है। तो फिर भी हमारा आमाशय है वो इससे सुरक्षित बचा रहता है। कभी बार हम कहते हैं कि मनुष्य है वो मांस को पचा देता है, लेकिन आमाशय खुद भी एक मांस है, वो क्यों नहीं पचता है? तो उसका कारण ये है कि हम इस अम्ल से हमारे आमाशय की छोटी आंत की, बड़ी आंत की, सबकी सुरक्षा की जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि इस आमाशय की जो दीवारें होती है उस दीवारों के अंदर की तरफ चारों ओर श्लेष्मा म्यूकस का आवरण होता है। श्लेष्मा म्यूकस का आवरण होता है और ये श्लेष्मा, यहाँ पर कुछ ग्रंथियाँ होती है जो जिनको हमने क्या कहा था, गोबलेट सेल कहा था। गोबलेट सेल है वो ये श्लेष्मा बनाती है। श्लेष्मा आमाशय के चारों तरफ मोटी दीवार परत बनाता है जिससे ये जो अम्ल है ये हमारी आमाशय की दीवार को टच नहीं कर पाता है और हमारा आमाशय है वो HCl के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। बाकी जो भी भोजन आता है हमारे आमाशय में उसको आसानी से पचाने का काम करता है। तो आज हम इस आमाशय में भोजन किस तरह से पचता है तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो हमारे आमाशय में जो भोजन आया वो एक तरह से उदासीन हो के आया है। तो आमाशय में जो भोजन आया, आमाशय में जो भोजन है उसका माध्यम कैसा होगा? तो जो भोजन का माध्यम है, क्योंकि HCl अम्ल बन रहा है तो इसलिए भोजन का माध्यम है वो अम्लीय होगा, और वो अम्लीय भी कौन सा? तीव्र अम्लीय होगा। अब तीव्र अम्लीय का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर HCl अम्ल बनेगा और यहाँ पर pH हो जाती है लगभग 1 से 2 तक। इतनी सांद्र pH पर हमारा अम्ल भरा हुआ रहता है। तो इस कारण से भोजन का जो माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है। हमारे आमाशय में बहुत सारी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियाँ, ये जठर ग्रंथियाँ क्या करेगी? जठर रस का स्राव करेगी। ये भी हमने पढ़ लिया है। ये जो जठर ग्रंथियाँ हैं वो पर डे, प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 1.5 से 2 लीटर जठर रस का निर्माण करती है। अब ये एक तो HCl अम्ल बना, तो HCl अम्ल बनाने का काम कौन करती है? और जैसे विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है ऑक्सिंटिक सेल, तो इसके अंदर ऑक्सिंटिक सेल होती है जठर ग्रंथियों में जो कि HCl का स्राव करती है। इसके अलावा जाइमोजन सेल होती है जो पेप्सिनोजन प्रोरेनिन का स्राव करती है। तो इसके अंदर ये जठर ग्रंथियाँ पाई जा रही है, ये हमने इसके संरचना में पढ़ लिया था। ये जो HCl अम्ल बन रहा है या जठर रस बन रहा है, इसका प्रेरक कौन करता है? इसको बढ़ाने का काम कौन करता है?
तो हमारे आमाशय के अंदर, आमाशय की जो म्यूकोसा है, उस म्यूकोसा में हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन सेल, जो एंडोक्राइन सेल होती है, उस सेल्स की जी सेल होती है, इनमें से एक जी सेल होती है, उस जी सेल के द्वारा एक हार्मोन, जिसका नाम हमने दिया था गेस्ट्रिन पढ़ा था, तो उस गेस्ट्रिन हार्मोन को, वो हार्मोन गेस्ट्रिन हार्मोन है, ये गेस्ट्रिन हार्मोन क्या करा है, HCl के स्राव को प्रेरित करता है। तो जो ये हार्मोन एंडोक्राइन सेल है, हमारे आमाशय की म्यूकोसा में पाई जाती है जगह जगह, तो उसकी एक जी सेल है, जी का मतलब हो गया गेस्ट्रिन, तो उस गेस्ट्रिन सेल के द्वारा गेस्ट्रिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। गैस्ट्रिक सेल, जिसके द्वारा HCl अम्ल का स्राव मतलब प्रेरित किया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा जैसे अपन भोजन से पूर्व भोजन को सूंघते हैं या सुगंध लेते हैं, तो वो भी एक प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा हमारे HCl अम्ल के स्राव को बढ़ा देता है। इसके अलावा कुछ प्रेरक, जैसे एक टोमेटो, कई बार हम भोजन से पहले टोमेटो सूप पीते हैं, एक मीट सूप आता है, तो ये सूप क्या करते हैं, ये भूख बढ़ाने वाले होते हैं, भूख बढ़ाने वाले रस होते हैं। तो इससे क्या होता है, भूख बढ़ जाती है, और भूख बढ़ने से HCl अम्ल का स्राव है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका जो पाचन है, वो भोजन का पाचन है, इसके द्वारा आसानी से कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अब ये जो जठर ग्रंथि जो जठर रस बना है, जठर रस जो बना है, इस जठर रस में क्या क्या होते हैं, तो इसमें 99% तो पानी होता है, इसके अलावा HCl होता है, और कुछ जो एंजाइम होते हैं, जैसे एक तो होता है प्रोरेनिन, इसके अलावा इसके अंदर है प्रोरेनिन आ गया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिनोजन, और एक लाइपेज, कमज़ोर लाइपेज एंजाइम भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जठर रस के अंदर पाए जाने वाले हमारे एंजाइम है, और एक अम्ल हो गया, और ये जो पानी हो गया। अब मुख्यतः इसमें जो HCl अम्ल है, HCl अम्ल का स्राव कौन करता है, ऑक्सिंटिक कोशिकाएं करती है, जठर ग्रंथियों में ऑक्सिंटिक सेल पाई जाती है, द्वारा ये स्रावित होता है, और इनके स्रावित होने से HCl अम्ल बन रहा है। तो इसका काम क्या है, तो इसके प्रमुख जो कार्य है वो ये है, पहला कि ये स्टॉप जो टाइलिन एंजाइम है, स्टॉप टाइलिन एंजाइम एक्शन, यानी जो टाइलिन एंजाइम मुख में पाया जाता है, उसकी क्रिया को ये रोक देता है। दूसरा है क्या करता है, भोजन को तीव्र अम्लीय माध्यम प्रदान करना, ये इसका काम है। और तीसरा इसका काम है भोजन के साथ आए रोगाणुओं को नष्ट करना, उनका नाश करना। जो भी रोगाणु आते हैं वो इससे बच नहीं पाते, वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा जो ये जो प्रोरेनिन है और पेप्सिनोजन हार्मोन है, तो जो इनका जो प्रोरेनिन व पेप्सिनोजन हार्मोन को सक्रिय करना, इनको एक्टिव करना भी इसका काम है। तो इनको एक्टिव कर देता है, वो देखेंगे अपन किस तरह से एक्टिव करता है। इसके अलावा भोजन के साथ जितने भी कठोर भोजन के जो अंश होते हैं, उनको कठोर भोजन अंशों को आसानी से गलाने का कार्य करता है, जो मतलब स्टॉप टाइलिन एक्शन, टाइलिन के जो एंजाइम जो क्रिया है उसको तो बंद कर देता है ये, और भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, तीव्र अम्लीय माध्यम। इस अम्ल का प्रभाव ये होता है कि भोजन के साथ जो भी रोगाणु आ गए, जो लार से बचकर आ गए जिंदा बच के, वो अम्ल के अंदर आकर नष्ट हो जाते हैं। ये जो दो हार्मोन है प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन, इन हार्मोनों को ये सक्रिय कर देता है,
और भोजन के साथ कितना भी चाहे कठोर भोजन हो उसको आसानी से ये गलाने का कार्य करता है। और एक तरह से हमारे जो दुग्ध होता है उस दुग्ध को ये दही में परिवर्तन करने का कार्य भी करता है। तो इसमें जो जैसे एक ये है आपका प्रोरेनिन, प्रोरेनिन जो हार्मोन है, ये सॉरी एंजाइम है, ये हार्मोन नहीं, इसको आप इस तरह से लो, एंजाइम, इसको हार्मोन हमने गलत बोल दिया, ये होते हैं एंजाइम। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन जो एंजाइम्स होते हैं उनको ये एक्टिव करता है। ये जो प्रोरेनिन एंजाइम्स है, इस एंजाइम को ये क्या करता है, एसिल अम्ल की उपस्थिति में ये रेनिन में बदल देता है। ये सक्रिय एंजाइम होता है। और ये जो प्रोरेनिन एंजाइम होता है ये स्टार्टिंग में निष्क्रिय प्रकृति का होता है, तो ये सक्रिय होता है। अब ये दूसरा इसके अंदर हमने एक पढ़ा पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन भी निष्क्रिय होता है स्टार्टिंग में, और जैसे एसिल अम्ल के बनता है तो ये पेप्सिन के अंदर बदल जाता है, पेप्सिन, ये पेप्सिन है, ये सक्रिय होता है। अब ये दोनों है वो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये जो प्रोरेनिन है ये निष्क्रिय एंजाइम है, वो एसीएल की उपस्थिति में रेनिन के अंदर बदल गया, और जो पेप्सिनोजन है वो निष्क्रिय है, वो पेप्सिन के अंदर बदल गया, और पेप्सिन है वो सक्रिय होता है, रेनिन भी सक्रिय होता है, दोनों अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अब आगे जो ये रेनिन है, ये रेनिन का क्या काम है, तो जो रेनिन क्या कार्य करता है, ये काम बनता है, तो रेनिन का काम मुख्य तो होता है जो दूध है उसको दही में बदलना। जो भी बच्चा दूध पीता है उसको दही में बदल देता है तो आसानी से उसका पाचन हो जाता है। इसको अपन कहते हैं कर्डिंग, कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्ड का मतलब दही, तो दही में बदल गया। ये जो एंजाइम है रेनिन है ये शीशों में पाया जाता है। ये जो एंजाइम है ये शीशों में पाया जाने वाला एंजाइम है, ये वयस्क में नहीं मिलेगा, ये केवल शीशों में मिलता है, शीशों में मिलेगा। और उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका स्राव कम होने लगता है, अब कम होने लगा। और वयस्क में जाते जाते वयस्क मानव में इसका अभाव होता है, ये इसका बनना है वो बंद हो जाता है। अब इसकी जगह कौन बनेगा, इसकी जगह बन जाएगा, इसकी जगह एसियल अम्ल होगा, इसकी जगह एसियल अम्ल होगा। और ये एसियल अम्ल भी क्या करेगा, दूध को एक तरह से दही में परिवर्तन करने का काम करेगा, उसको फाड़ेगा और दही के अंदर अर्ध ठोस जैसी संरचना के अंदर इसको बदल देगा, ये दही के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो वयस्क में कौन आ गया, वयस्क में एसिल अम्ल बन रहा है, शीशों में तो बन रहा है रेनिन जो कि दूध को दही में परिवर्तित कर रहा है, कर्डिंग को मिल्क कर रहा है। जबकि उम्र बढ़ने के साथ साथ रेनिन तो कम हो गया और रेनिन की जगह फिर बन गया हमारे ऑक्सिनटिक सेल द्वारा एसिल बनने लगा। इस एसिल ने क्या कर दिया, दूध को दही में बदलना चालू कर दिया है। तो हमारे वयस्कों के अंदर है वो एसिल अम्ल पाया जाता है इसकी जगह। इसके अलावा जैसे ये जो रेनिन होता है वो रेनिन कैसे काम करता है, देखो कि दूध में एक प्रोटीन होती है उसका नाम है केसिन। ये जो केसिन प्रोटीन है ये एक घुलनशील दुग्ध प्रोटीन है, ये घुलनशील दुग्ध प्रोटीन है। अब ये केसिन घुली हुई है तो यहाँ पर रेनिन आता है, तो ये रेनिन क्या करेगा, इसको पेराकेसिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। पहले तो ये जो पेराकेसिन है ये भी एक घुलनशील ही है, पेराकेसिन में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, और रेनिन होता ही है, तो रेनिन की उपस्थिति और कैल्शियम आयन से ये क्रिया करके कैल्शियम से क्रिया करेगा और कैल्शियम इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम पेराकेसिनेट बन गया। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर पदार्थ बन गया, इसी को हम दही कह देते हैं। और ये जो है ये अघुलनशील होता है, ये घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है।
और जेली के समान होता है, जेली के समान होता है। अघुलनशील मतलब ये स्कंदित हो गया, स्कंदित यानी जमा हुआ हो गया, एक तरह से ये जम गया। तो ये आमाशय में क्या होगा, इसका आमाशय में ज़्यादा समय तक ये रुकेगा, जल्दी से नहीं जाएगा छोटे आंत में। तो आमाशय में ज़्यादा समय तक रुक जाएगा, इस कारण से ये जो कैल्शियम कैसिनेट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। तो ये सारा काम रेनिन कर रहा है कि कैसीन है उस कैसीन को सबसे पहले ये पैराकेसिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और पैराकेसिन कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, रेनिन की उपस्थिति में ही कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम पैराकेसिनेट बन गया। कैल्शियम कैसिन के साथ क्रिया करके पैराकेसिनेट, इसी को हम दही कह देते हैं। ये अघुलनशील होता है, इसकी विशेषता होती है, तो इसलिए ये जम जाएगा आमाशय में या स्कंदित हो जाएगा और ज़्यादा समय तक आमाशय में रुकेगा, तो इसका आसानी से पाचन कर दिया जाएगा। ये एक नॉर्मली रेनिन की क्रिया है। जबकि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस भी है कि जैसे कुछ वैज्ञानिक इसको इस तरह से भी मानते हैं कि जैसे ब्रिटिश वैज्ञानिक है, कुछ ब्रिटिश वैज्ञानिक इसको वो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि दुग्ध जो होती है उसके अंदर केसिनोजन पाया जाता है, केसिनोजन प्रोटीन। ये जो रेनिन है वो उसको केसिन के अंदर बदल देते हैं, वो इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। तो ये केसिन को वो अघुलनशील कहते हैं और इसको कहते हैं घुलनशील। तो ये कुछ ब्रिटिश वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई ये है एक टर्मिनोलॉजी है, बल्कि इसके एक्चुअल में हम ऐसे मानते हैं कि कैसीन रेनिन की उपस्थिति में पैराकेसिन में वो कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम पैराकेसिनेट में, तो हम ये कहते हैं कि दही में बहुत सारा कैल्शियम होता है। तो कारण यही है कि पैराकेसिनेट या कैल्शियम पैराकेसिनेट इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखें कि जो आमाशय में जो दूध जाता है वो दही में उसका बदलाव आखिर क्यों ज़रूरी है। तो इसका कारण ये है कि जो दूध होता है वो तो तरल होता है, और ये हमारे अगर तरल होगा तो ये आमाशय में ज़्यादा समय तक नहीं रुकेगा, और बहुत अतिशीघ्र छोटी आंत में चला जाएगा, इसलिए इसका पाचन नहीं हो पाएगा। जबकि जो दही है वो क्या होता है, दही होता है वो स्कंदित रहता है, स्कंदित है या जमा हुआ रहता है। तो उसके दही है वो ज़्यादा समय तक आमाशय में रुक जाता है, और इसके रुकने से क्या होता है, इस प्रोटीन होती है इसके अंदर, जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा पाचन कर लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पाचन कर लिया जाएगा। अब ये तो इसके अंदर हमने एक रेनिन की क्रियाविधि पढ़ी है। अब दूसरा हमारा सक्रिय एंजाइम आ गया पेप्सिन। पेप्सिन का क्या काम है, तो पेप्सिन किससे बना कि हमने कहा कि पेप्सिनोजन, जो जाइमोजन सेल है उसने पेप्सिनोजन बनाया और ये सेल के अम्ल की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये पेप्सिन के अंदर बदल गया। अब ये पेप्सिन नाम से इसको आप इससे याद रखना है, पेप्सिन प्रोटीन पर काम करेगा। तो जो भी प्रोटीन हमें लेते हैं उस प्रोटीन पर ये पेप्सिन काम करता है, और यहाँ पर पीएच वही अम्ल की उपस्थिति में 1 से 2 तक पीएच रहेगी। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोटीन जो है इस प्रोटीन को ये एक तो पेप्टोन्स में और प्रोटीओजेज के अंदर तोड़ देगा। ये इस प्रोटीन का काम है, यानी ये बड़ाणु है और इसको 2 छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देता है। प्रोटीन के बड़े अणुओं को पेप्टोन्स में और प्रोटीओजेज के अंदर तोड़ देता है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो पेप्टोन्स होते हैं
पेप्टोन्स होते हैं ये पाचन में जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन के अपघटन से बनते हैं, यानी प्रोटीन का सीधा ही टूटने से, जिसको अपन कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। प्रोटियोलाइसिस यानी प्रोटीन है और उसके टुकड़े कर दिए तो पेप्टोन्स बन गए। तो ये पाचन के दौरान प्रोटीन के डायरेक्ट अपघटन से बनते हैं। ये प्रोटीन के पाचन में सबसे पहले बनते हैं और इनकी विशेषता होती है कि ये घुलनशील प्रकृति के होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। दूसरे जो बने वो होते हैं प्रोटियोजेज। तो हमने कहा कि डायरेक्ट प्रोटीन के अपघटन से ये बन गई, लेकिन अगर प्रोटीन है उस प्रोटीन का जलीय अपघटन हो, जल की उपस्थिति में जलीय अपघटन हो, जिसको अपन कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो उस जलीय अपघटन के कारण अगर प्रोटीन टूटती है तो ये बनने वाले प्रोटीन कहलाते हैं प्रोटियोजेज। तो प्रोटीन डायरेक्ट ही टूटे सीधा ही और जल की उपस्थिति में जलीय अपघटन द्वारा टूटे तो उसको अपन कहते हैं प्रोटियोजेज। और तीसरा जो हमने इसके अंदर एंजाइम पढ़ा है वो हमारा हो गया जो आमाशय के अंदर जो लाइपेज है, आमाशयी लाइपेज, ये तीसरा एंजाइम है अपने अंदर। तो ये हमारे आमाशय में पाया जाता है। ये बहुत ही कम मात्रा में बनता है तथा मात्र, अब लाइपेज है तो लाई का मतलब होगा लाइपेज, लाई का मतलब लिपिड को पाचन करेगा या वसा का पाचन करेगा। ये बहुत कम मात्रा में बनता है और मात्र 1% वसा अर्थात लिपिड का पाचन करता है, और वो भी कौन सी, अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक कमज़ोर एंजाइम है, कमज़ोर एंजाइम होता है, बहुत ही कमज़ोर एंजाइम होता है, अग्नाशय के जैसा नहीं होता है। और ये किसका पाचन करेगा, ये देखा गया है कि ये जो मक्खन में उपस्थित जो वसा होती है उसमें होती है कि ट्राइब्यूटाइरिन, उस ट्राइब्यूटाइरिन का ये पाचन करता है। तो अग्नाशय लाइपेज हमने पढ़ा कि बहुत कम मात्रा में बनता है और मात्र 1% वसा का यह पाचन करता है, कमज़ोर एंजाइम है। और एक किसका पाचन करता है, एक इम्पोर्टेंट बात है, याद रखिएगा इसको कि ये मक्खन जो होता है, अभी हमने इसमें गिनी निकाला है, ये जो मक्खन है इस मक्खन में जो वसा है ट्राइब्यूटाइरिन का ये पाचन कर देगा और इसका कुछ पाचन करेगा। तो ये जो इसके अंदर फैट होती है ट्राइब्यूटाइरिन, तो ये जो लाइपेज एंजाइम है ये इसको क्या करेगा, कुछ मात्रा में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब होगा क्या कि ये तो पूरा आमाशय में पाचन हो गया, तो लास्ट में होगा क्या कि आमाशय में जो भोजन का पूर्ण मंथन, या जिसको अपन कहें पाचन के बाद भोजन है वो एक भोजन पतली लेई के समान, जैसे हमारे ब्रश के अंदर एक लेई, जैसे अपन ब्रश करते हैं और जो पेस्ट होता है वो अपन बाहर निकालते हैं तो लेई के रूप में निकलता है, तो उसी तरीके से लेई के समान हो जाता है, जिसे एक नाम दिया गया है कायम। ये याद रखिएगा, CHYME, कायम। अगर भोजन जब पूरी तरह से पच जाता है आमाशय में तो भोजन है वो एक लेई के रूप में बन जाता है, जिसको कायम कहते हैं। ये कायम कहते हैं। ये जो कायम होता है ये किस तरह से रहेगा, अर्ध ठोस के रूप में, और जो भोजन है वो फिर लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन है वो 3 से 4 घंटे तक आमाशय में रहने के बाद फिर क्या होगा, जो आमाशय और छोटे आंत के बीच में एक इंस्पेक्टर रहेगा,
इसको हमने क्या कहा था, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के ओपन होने से भोजन छोटी आंत, और छोटी आंत के कि किसमें, जो ग्रहणी है ड्यूडेनम में चला जाता है या प्रवेश कर जाता है, चला जाता है। तो अगर हम इसको इस तरह से समझें कि जो भोजन है वो भोजन इस तरह से, जो ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत की यहाँ से भोजन है वो एक लेई के रूप में बन जाता है फिर, और यहाँ से जो ये वाल है, इस वाल को हम कह रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये खुल गया, और ये खुल भोजन है वो एक लेई के रूप में है, वो छोटे आंत के इस जो ग्रहणी है ड्यूडेनम है इसके अंदर पहुंच जाएगा। और जब ये पूरा भोजन चला गया तो ये वाल है वापस बन जाएगा। एक बार भोजन जो छोटे आंत में चला गया वो वापस आमाशय में कभी नहीं आएगा। तो इस तरह से फिर आगे छोटी आंत में इसका पाचन कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आमाशय में भोजन पढ़ा है, और आमाशय में हमने इसमें महत्वपूर्ण बातें ये पढ़ी कि इसमें HCl होता है, प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन जो एंजाइम होता है, इसके अंदर पेप्सिनोजन एंजाइम्स होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण और एक बहुत ही कमज़ोर हमारा जो आमाशय लाइपेज है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो ये प्रमुख जो जठरस के अंदर पाए जाते हैं, ये इस तरह से पाचन अपने आमाशय में पाचन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आमाशय में है वो प्रोटीन का व वसा का आंशिक पाचन हो जाता है, और आगे इनका जो पूर्ण पाचन है वो पूर्ण पाचन कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम छोटी आंत के बारे में चर्चा करेंगे।